स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 केमिस्ट्री का एक और नया लेक्चर। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लैंथेनाइड श्रेणी के गुणों को, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में एफ ब्लॉक तत्वों का सामान्य परिचय पढ़ा था। उसमें हमारी दो श्रेणियां आई थी, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी। तो हम सबसे पहले लैंथेनाइड श्रेणी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, अर्थात लैंथेनाइड श्रेणी के क्या क्या गुण हो सकते हैं उनको हम पढ़ना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको देखिए डी ब्लॉक तत्वों में बताया था, 14-15 गुण लगभग हमने वहां पढ़े थे। उसके बाद एफ ब्लॉक तत्व आए, चूंकि एफ ब्लॉक तत्वों में दो श्रेणी है, उन दो श्रेणियों में से हम पहले लैंथेनाइड श्रेणी की बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले लैंथेनाइड श्रेणी के गुणों का अध्ययन करना चाहते हैं। उसमें पहला गुण है लैंथेनाइड श्रेणी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए लैंथेनाइड श्रेणी के गुण आज हम पढ़ रहे हैं और उनमें पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था और इसमें भी मैं आपको बता दूं, लैंथेनाइड श्रेणी 14 तत्वों की श्रेणी है जिसे आवर्त सारणी से नीचे की तरफ रखा गया है। तो आवर्त सारणी के नीचे एफ ब्लॉक है और उस एफ ब्लॉक में जो पहली 14 तत्वों की श्रेणी है उसको हम लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। और ये यहां से स्टार्ट होती है, ये यहां से 58 सीरियम 59 60 इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके 14 तत्व हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये मैंने देखिए लैंथेनम का इसलिए लिखा हुआ है, ये लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये डी ब्लॉक का तत्व है। इसके जस्ट बाद से लैंथेनाइड श्रेणी स्टार्ट होती है La57 से। तो आप देखेंगे 58 सीरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 4f2 6s2 है, जबकि लैंथेनम का अगर आप देखें तो 4f0 5d1 6s2 है। अर्थात इसके f में 0 इलेक्ट्रॉन है, f में इलेक्ट्रॉन नहीं है, d में आ रहा है इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये डी ब्लॉक तत्व है। लेकिन जस्ट इसके बाद 57 परमाणु क्रमांक के बाद जब 58 परमाणु क्रमांक आता है तब जो इलेक्ट्रॉन है वो देखिए डी में नहीं है, डी का इलेक्ट्रॉन भी इसमें है और एफ में तो एक बढ़ना ही बढ़ना था, तो 4f2 6s2। जबकि अगर आप एक्सपेक्टेड देखें, जो संभावित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए था वो इस प्रकार से होना चाहिए था, 5d में 1 रहता, 4f में 1 हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं पूरा लैंथेनाइड श्रेणी अपवादों से भरा हुआ है। यहाँ सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, जो कहना चाहिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना होकर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से विमुक्ता से प्रदर्शित होती है, उससे अपवाद प्रदर्शित होता है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। 59 परमाणु क्रमांक की तो आप देखेंगे इस एफ कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ डी कोष नहीं दिखाई दे रहा है। 4f में 3 है, 60 वाले में 4f4 हो गए हैं, 61 में 4f5 6 7 यहाँ तक देखिए 7 है, 63 तक 4f7 6s2 है। जबकि हम 64 वाले परमाणु क्रमांक में देखेंगे तो 4f में 7 है, लेकिन अब डी यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है, उसमें डी में 1 बढ़ गया है। क्योंकि देखिए यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 है, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बढ़ा तो वो 5d में पहुंचा है, 5d1। सेम यहाँ पर डी फिर से गायब हो गया है, डी का अब यहाँ तो 4f8 आना चाहिए था, लेकिन डी गायब हुआ तो डी का एक इलेक्ट्रॉन भी इधर शिफ्ट हो गया है, तो 4f9 है। यहाँ देखें 66 में 4f9 है और डी में अपना जो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है वो डी में शिफ्ट हुआ है। ऐसे 67 वाले में 4f10 5d1, फिर 4f11 4f12 13 14 तक फिर वैसे ही चला गया है। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कुछ तत्वों को देखें तो इनमें डी एब्सेंट है, जिसको मैं ऐसे डॉट कर रहा हूं, इनमें डी कोष की अनुपस्थिति है। जबकि जहां पर डी कोष आ रहा है तो वहां डी में 1 है, इससे ज्यादा नहीं आए हैं, डी में देखिए 1 है, तो वहां पर एफ में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। जहां पर डी आया है तो वो डी में तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब डी में नहीं है तो डी का इलेक्ट्रॉन भी किस में शिफ्ट हो गया है, एफ कोष में शिफ्ट हो गया है। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि लैंथेनाइड श्रेणी में जो 14 तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो बहुत सारे अपवाद हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन उन अपवादों के बावजूद भी एक बात क्लियर है कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आता है वो एफ कोष में आता है और लगातार एफ में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, जो कि 14 तक जाते हैं। इस प्रकार से लैंथेनाइड श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैंने आपके लिए लिखा है। इनको आप तैयार कर लें, नोट कर लें अपनी कॉपी पर। इससे संबंधित जो थ्योरी है वो मैं ऐसे ही बोल देता हूं, क्योंकि ज्यादा कुछ ऐसा लिखने का है नहीं, मेन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही होता है। इसको आप बार बार लिख के देखेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगे। अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंथेनाइड श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए, तो पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से लिखें, फिर आप ये लिख सकते हैं, उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट होता है कि इन सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोष में आता है। कुछ तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय डी कोष की अनुपस्थिति है, जबकि कुछ तत्वों में या बाद के जो तत्व हैं उनमें डी कोष उपस्थित है। इस प्रकार से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा और समझाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका ये महत्वपूर्ण गुण लैंथेनाइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण गुण ऑक्सीकरण अवस्था की।
तो जो लैंथेनाइड श्रेणी के 14 तत्व हैं वो अगर देखा जाए तो सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये मालूम भी कर लिया जाता है कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था वो क्या है, तो +3, अर्थात सारे जो 14 के 14 तत्व हैं वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। परंतु अगर हम बात करें, कुछ तत्व +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से डी ब्लॉक की तरह हम कह सकते हैं कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इनका जो सामान्य मुख्यतः ऑक्सीकरण नंबर है वो +3 है, जबकि कुछ तत्व +2 और कुछ तत्व +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है उस स्थिति में लैंथेनॉइड्स मींस लैंथेनॉइड श्रेणी के ये 14 तत्व अधिक स्थायी यौगिक बनाते हैं और इस स्थिति में इनके यौगिक ठोस अवस्था में अधिक होते हैं। तो मैंने आपके लिए इसको थ्योरी में भी लिखा है, आप देखेंगे लैंथेनॉइड श्रेणी अर्थात 4f श्रेणी के तत्वों की मुख्यतः ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, जबकि इसके अतिरिक्त ये तत्व +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ये तत्व अधिक स्थायी यौगिक बनाते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए 3-4 तत्व आपके लिए लिखे हैं जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, C, ND, SM, TM, BB। ये जो तत्व हैं लैंथेनॉइड्स, ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं +3 के साथ। तो इस प्रकार से आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। और ये महत्वपूर्ण ये लैंथेनॉइड्स का गुण है। बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण गुण चुंबकीय लक्षण की। देखिए ये मैंने आपको जैसा डी ब्लॉक में बताया था उसी प्रकार से है। आपको पता है कि चुंबकीय लक्षण 2 प्रकार का होता है, एक होता है अनुचुंबकीय लक्षण, एक होता है प्रतिचुंबकीय लक्षण। तो ये मैंने आपको डी ब्लॉक तत्वों में जब चुंबकीय लक्षण बताया है, आप इस चैनल की 12th प्लेलिस्ट में जाकर डी ब्लॉक तत्वों के जो चुंबकीय लक्षण को रिलेटेड है वहां से भी देख सकते हैं। मैं फिर से इसको एक बार रिपीट भी कर दे रहा हूं। तो देखिए चुंबकीय लक्षण 2 प्रकार का होता है, अनुचुंबकीय लक्षण, प्रतिचुंबकीय लक्षण। अनुचुंबकीय लक्षण का मतलब होता है जब पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तरफ को आकर्षित होता है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है, उसको अनुचुंबकीय कहते हैं, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने इसको याद करने के लिए बताया हुआ है, ऐसे अयुग्मित है, ऐसे आकर्षित है, ऐसे अनुचुंबकीय, अर्थात वे तत्व या वे आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होंगे, इसलिए उनके इन लक्षण को अनुचुंबकीय लक्षण कहा जाता है। जबकि प्रतिचुंबकीय लक्षण इससे उल्टा हो जाएगा, अर्थात जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े वाले युग्मित होते हैं, अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रतिकर्षित होते हैं, उनको प्रतिचुंबकीय लक्षण या प्रतिचुंबकीय पदार्थ या आयन हम कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एफ ब्लॉक तत्व की ये जो लैंथेनाइड श्रेणी है, इसके आयन मुख्यतः अधिकांशतः आयन अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि बात करें लैंथेनाइड श्रेणी का पहला तत्व जैसे डी ब्लॉक्स जहां से स्टार्ट होता है लैंथेनम La+3 और लास्ट तत्व लुटीशियम Lu+3, उन दोनों तत्वों के आयन में माने La+3 और Lu+3 की स्थिति में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। इसलिए इनका जो चुंबकीय जो लक्षण होगा वो प्रतिचुंबकीय तरीके का होता है, क्योंकि इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य होता है। तो देखिए मैंने इस सब बातों को आपके लिए थ्योरी में लिखा है, और ये लिखा है अधिकांश लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो आपको मैंने इससे पहले वाले मतलब हेडिंग में दूसरे वाले जो गुण ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ाया था, मैंने कहा था कि लैंथेनाइड श्रेणी के अधिकांश तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो वो उस +3 ऑक्सीकरण अवस्था में जो चुंबकीय लक्षण होता है वो अनुचुंबकीय प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए लिखा है कि अधिकांश लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। वह इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो निश्चित होता है, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं पहले ही लेक्चर में बता चुका हूं आपको, μ=√n×n+2 होता है। यहाँ पर n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n का मान यदि 1 होगा तो ये पूरी वैल्यू √3 आएगी, माने 1.73 bm चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है बोर मैग्नेटॉन। तो इस प्रकार से आप किसी भी तत्व या आयन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको पता ही है कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे आप n की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी, माने चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा। तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व जब +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं तो उस समय उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से उनका एक निश्चित चुंबकीय आघूर्ण होता है। जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे चुंबकीय आघूर्ण का मान भी बढ़ता जाता है। फिर लिखा है La+3, हालांकि ये देखिए लैंथेनाइड का तत्व नहीं है लैंथेनम, ये तो डी ब्लॉक का है। इसी के बाद से लैंथेनाइड श्रेणी स्टार्ट होती है, तो फिर भी इसको लिया गया है La+3 और Lu+3, माने जो लैंथेनाइड का लास्ट तत्व है उसका आयन, ये शून्य चुंबकीय आघूर्ण रखते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
नहीं होता और ये अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित नहीं करते, जबकि प्रतिचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। फिर लिखा है अनुचुंबकीय लक्षण इन आयनों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जो कि मैं बता रहा था। जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही अधिक चुंबकीय आघूर्ण होगा तथा वे आयन उतना ही अधिक अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों आयनों की बात कर रहे थे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में नहीं होते, इसलिए इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, वे प्रतिचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले में n की जगह 0 रखेंगे तो ये सब जो है 0 हो जाएगा, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य आएगा और चुंबकीय आघूर्ण शून्य होने पर वो तत्व या आयन प्रतिचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करेंगे। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं, अगर इस बात की हम व्याख्या में जाएं तो ये वैसे तो मैंने आपको देखो कहा अभी कि पहले बता चुका हूं मैं, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूं। एक्चुअल में होता क्या है कि जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी अक्ष पर भी घूम रहे होते हैं, चक्रण कर रहे होते हैं और साथ में वो कक्षा में भी गति कर रहे होते हैं, अर्थात उसमें दो तरीके की गति, कक्षीय गति और अक्षीय गति होती है। तो जितना ज्यादा वो रोटेट करते हैं, घूर्णन गति करते हैं, उतना ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण एक ही डायरेक्शन का, एक ही दिशा का उत्पन्न होता है, इसलिए वो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। जबकि युग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में घूमेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे डायरेक्शन में घूमेगा, तो चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न होगा एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को वो इलेक्ट्रॉन निरस्त कर देंगे, तो जो फाइनल चुंबकीय आघूर्ण होगा शून्य होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन युग्मित होने पर, जोड़े होने पर उनका लक्षण प्रतिचुंबकीय तरीके का होता है। तो आप इस लक्षण को अर्थात लैंथेनॉइड श्रेणी के तीसरा लक्षण चुंबकीय लक्षण को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, जिससे हमारे नोट्स प्रॉपर तैयार होते रहें और आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। अगर आपको चुंबकीय लक्षण से रिलेटेड और ज्यादा डिटेल में देखना है तो मैंने अभी जैसे कहा, आप डी ब्लॉक तत्वों के चुंबकीय लक्षण में मैंने वहां डिटेल में बताया है, इसी चैप्टर की शायद चौथी या पांचवा लेक्चर है, उसमें आप इसको देख लें। तो देखिए मैंने चौथा महत्वपूर्ण गुण लैंथेनॉइड श्रेणी का लिखा है रंगीन आयन का बनना। ये हमने डी ब्लॉक में भी पढ़ा था, तो मैं पहले आपको सामान्यता बता देता हूं। देखिए रंगीन आयन तत्वों के तभी बनते हैं जब उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन आयन्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे रंगीन होंगे, कलरफुल होंगे, और जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, जोड़े वाले होते हैं, वो रंगहीन होते हैं, अर्थात उनका कोई रंग नहीं आता उन आयन का या उन यौगिकों का। ऐसा क्यों होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा होता क्या है? तो देखिए होता क्या है, उस आयन पर जब आप प्रकाश डालते हैं तो वो प्रकाश वो आयन के द्वारा, मतलब उस आयन में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और वो इलेक्ट्रॉन अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाता है। उस उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर में जो ऊर्जा का अंतर है उससे संबंधित तरंगदैर्ध्य ज्ञात करके वो तरंगदैर्ध्य विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस प्रकाश को बिलोंग कर रही है, संबंध रख रही है, उस हिसाब से उसका रंग पता चलता है। तो मान लीजिए यदि उच्च और निम्न ऊर्जा स्तर के ऊर्जा अंतर से संबंधित तरंगदैर्ध्य दृश्य प्रकाश में पड़ती है और दृश्य प्रकाश की भी जिस रंग को बिलोंग करती है, संबंध रखती है, उसी रंग का वो आयन होगा। जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो वो उस अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश की जो ऊर्जा है उसका अवशोषण ही नहीं करते, अर्थात वो रंगहीन होते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि एफ ब्लॉक की लैंथेनॉइड श्रेणी में रंगीन आयन का बनने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का एफ संक्रमण, अर्थात एफ कोष के निम्न ऊर्जा स्तर से एफ कोष के उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का जाना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एफ ब्लॉक के अधिकांश तत्व अर्थात लैंथेनॉइड श्रेणी के अधिकांश तत्व +3 ऑक्सीजन अवस्था में जो उसके आयन है वो सारे रंगीन आयन बनाते हैं और ये उनका जो रंग है वो ठोस और विलयन दोनों अवस्थाओं में रहता है। इन आयनों में रंग का आना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है, क्योंकि इन आयनों के ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश का अवशोषण कर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। ऊर्जा का यह अवशोषण ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतर के बराबर होता है। इस ऊर्जा अंतर से संबंधित तरंगदैर्ध्य ज्ञात करके रंग का पता चलता है। ये मैंने आपको डिटेल में डी ब्लॉक में जो रंगीन आयन का बनना जहां बताया वहां पर बताया हुआ है, वहां से भी आप एक बार देख सकते हैं और वैसे आपने देखा ही होगा उसको, तो ये आपको आसानी से समझ आ रहा होगा। अतः आयनों में रंग का होना एफ संक्रमण के कारण होता। जबकि अगर आप बात देखेंगे Ce+3 और Gd+3 जो आयन होते हैं वो रंगहीन होते हैं क्योंकि ये परावैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं। तो Ce+3 और Gd+3 में परावैंगनी प्रकाश आएगा, परावैंगनी प्रकाश में कोई रंग होता नहीं, इसलिए रंगहीन होंगे। ऐसे ही एक है Yb+3, ये भी रंगहीन बनाएगा आयन क्योंकि यह अवरक्त प्रकाश का अवशोषण करता है। तो अवरक्त प्रकाश में भी देखिए कोई रंग नहीं होता, इसलिए रंगहीन बनाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज के लेक्चर में एफ ब्लॉक तत्व की जो पहली लैंथेनॉइड श्रेणी है उसके 4 महत्वपूर्ण गुणों के बारे में बताया है। इसको आप
रिवाइज कर लीजिए, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट लेक्चर में हम अन्य गुणों को पढ़ेंगे। तब तक आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर इन गुणों को डी ब्लॉक से भी एक बार देख सकते हैं और अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए गुणों के साथ।